वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, एक भूतिया अस्पताल जो जाने बचाता नहीं जाने लेता है। क्या इन हत्याओं के पीछे कोई आत्मा है या फिर गहरी साजिश? तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए क्योंकि सस्पेंस गहरा है, संदिग्ध कई है और क्लाइमेक्स तो एकदम तगड़ा। अन्वेषी जिसका मतलब ही है खोज। तो मूवी शुरू करते हैं दोस्तों। एक बुजुर्ग और युवक जंगल से गुजर रहे हैं। शाम का समय है, रात होने वाली है। युवक एक शॉर्टकट पर ठहरता है। बुजुर्ग उधर जाने से मना करता है, कहता है उधर से गए तो मारे जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है। फिर वो दोनों जो घूम कर रास्ता है उधर चले जाते हैं। फिर रात में एक भरत नाम का युवक कार से उसी रास्ते से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। उसके रास्ते में अचानक लाल साड़ी में एक युवती आ जाती है। वो हड़बड़ा के कार पेड़ से ठोंक देता है। उसकी कार खराब हो जाती है। वह कार से उतरकर युवती को इधर उधर तलाशता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती है। डरावनी पायल की झनकारों की आवाज़ें उससे सुनाई पड़ती हैं। उसका पसीना छूट जाता है। अचानक उस पर हमला होता है। फिर आगे प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त की बहन को खोजते खोजते बस स्टॉप पर पहुंचता है, जहां बस में उसे चेहरा ढके एक लड़की नजर आती है, जिसका वह नकाब उतरवाता है कि कहीं वो दोस्त की बहन तो ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लड़की नकाब उतारती है तो विक्रम की नज़रें उस पर टिक जाती हैं। वो उसे देखता ही रहता है। तो उसका दोस्त उसे बस से उतार लेता है। वो उसका नाम पता भी पूछना भूल जाता है। इतना पागल हो गया था दोस्तों। प्यार में पहली नज़र का प्यार है ये। फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहां पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर डरी हुई आवाज में एसआई से कहता है कि सीने पर लगी चोट से उसकी मौत हुई है, 3 रिब्स भी टूटी हुई हैं। डॉक्टर को भूत प्रेत का काम लगता है। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उसी गांव का एक समाजसेवी अरुण है। वो एसआई से मौत का कारण पूछता है और कहता है अगर आपने हॉस्पिटल में लगी आग की जांच सही से करते तो ये सब ना होता। एक हॉस्पिटल का दृश्य फिर दिखाया जाता है, जहाँ के मालिक पेड्डी रेड्डी हैं। वो उनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। एक तरफ वो मरीजों से सद्भावना दिखाते हैं और दूसरी तरफ चेयरमैन के चुनाव के फंड के लिए डॉक्टरों से मोटा बिल बनाने को भी कहता है। इधर अपना हीरो जो है डिटेक्टिव विक्रम, उसको वो लड़की बस वाली बार बार याद आती है। फिर भाग्य से वो लड़की उसको बैंक में मिल जाती है। उसे देख उसका दिल खुश हो जाता है। बिना उसे जाने ही वह उसके अकाउंट खुलवाने में मदद करता है और गारंटर के रूप में साइन कर देता है और उसे काफ़ी के लिए पूछता है। काफ़ी पर उसे प्रपोज भी कर देता है, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, नो टाइम वेस्ट। अच्छा भी है। लेकिन अन्नू कुछ कहती नहीं है। कल इसी टाइम काफ़ी पर मिलने को कहकर चली जाती है। अगले दिन अन्नू नहीं आती है। वेटर विक्रम को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि हमें ढूंढ लो तो मैं अपने दिल की बात कहूँगी। विक्रम बैंक जाता है उसका पता निकालने के लिए, लेकिन वह निकलवा नहीं पाता है। तभी वापस आते वक्त उसके दिमाग में एक खनक पैदा होती है। वो बस का सीन याद करता है, जहाँ पर अन्नू जब बस का टिकट खरीद रही थी तो अपने गांव का नाम मोरे दुकाना बताती है। गजब की मेमोरी है यार विक्रम की, उसको इतना भी याद है। फिर क्या है, विक्रम अपने दोस्त के साथ उस गांव के लिए निकल पड़ता है। दोस्त को क्यों ले जाता है भाई, रहने की व्यवस्था भी तो चाहिए। दोस्त का मामा उस गांव में रहता है, इसलिए वो दोस्त को भी साथ में ले जाता है। दोनों बस से उतरकर अब जंगल के रास्ते से उस गांव में जा रहे होते हैं। वही शॉर्टकट रास्ता जहाँ वो भूतिया अस्पताल है। उस अस्पताल के पास पहुँचते हैं। विक्रम को वो अस्पताल नज़र आता है, लेकिन तभी उनके साथ कोई अनहोनी होती तब तक उसके दोस्त का मामा आ जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। कहता है अगर मैं ना आता तो आज तुम जिंदा ना होते। फिर क्या, रात में विक्रम को ख्वाब में अन्नू ही नजर आती है। सुबह होते ही विक्रम और उसका दोस्त दोनों अन्नू को तलाशने लगते हैं। जिस भी व्यक्ति से पूछते हैं अन्नू के बारे में, वो यही बताता है कि अन्नू को गुजरे काफ़ी समय हो चुका है। दोनों अब काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विक्रम और उसके दोस्त दोनों ने अन्नू को देखा था। अब वो बड़ा परेशान होते हैं। तभी उसका मामा आता है, उन्हें एसआई के घर ले जाता है, जहाँ विक्रम को बस वाली अन्नू दिखती है। वो एसआई की बेटी है। अब उसकी सांस में सांस आती है और ये अन्नू जो मर चुकी है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और जब भी पता चलेगा तो हमारा दिल भी दहल जाएगा कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तभी एसआई से मिलने एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव प्रकाश जाधव आते हैं, जिन्हें वही जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट है अरुण
वो लेकर आया है। यह विक्रम के रोल मॉडल हैं, क्योंकि विक्रम भी डिटेक्टिव बनना चाहता है, डिटेक्टिव बनने का काम भी कर रहा है वो, और ये बहुत फेमस डिटेक्टिव हैं। ये उस भुतहा हॉस्पिटल की हकीकत का पर्दाफाश करने आए हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना ये है कि उस अस्पताल में डॉक्टर अन्नू का साया रहता है, जो रात में उस रास्ते से जाने वाले लोगों का शिकार करता है। इसलिए गांव वाले रात में उस रास्ते से नहीं जाते हैं। प्रकाश जाधव एसआई से अन्नू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन एसआई यह कहकर मना कर देता है कि शरीर पूरी तरह जल गया था, इसलिए ऑटोप्सी कराई ही नहीं। एसआई डिटेक्टिव पर भड़क भी जाता है और जांच बंद करने की सलाह देता है और कहता है आत्मा से संभल कर रहना, नहीं तो बाद में मुझे दोष मत देना। डिटेक्टिव भी कम नहीं था, वह कहता है थैंक यू सर, अब तो मैं आत्मा इंसानों से भी संभल कर रहूंगा। इधर पेड्डी रेड्डी को देखा जाता है, जो अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से मोटा बिल बनाने को कहता है। डॉक्टर मना करता है कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा, पहले से ही मरीज कम है। तो पेड्डी रेड्डी कहता है तुम क्यों परेशान हो, सरकारी डॉक्टर भी हमारे कहने पर काम करते हैं, वो मरीज भेज तो रहे हैं, तुम चुपचाप मोटा बिल बनाओ, मुझे इलेक्शन लड़ना है, फंड इकट्ठा करना है। ये कहकर वो चला जाता है। तभी दास आता है, वो पेड्डी रेड्डी से अरुण की शिकायत करता है कि वो डिटेक्टिव के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है। रात को भी अरुण गाँव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करता हुआ नजर आता है। अगले दिन सुबह ही उस हॉस्पिटल के सामने अरुण की लाश मिलती है। अरुण की मौत भी भरत की तरह सीने पर चोट लगने से हुई थी। गांव वाले तो सहम जाते हैं, इसे भी अन्नू के भूत के द्वारा की गई हत्या समझते हैं, लेकिन प्रकाश जाधव को शक होता है कि ये किसी इंसान का ही काम है। आत्मा पर तो वैसे भी विश्वास नहीं करते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि अन्नू विक्रम के पास भाग कर आती है, क्योंकि उसके पिता एसआई को अटैक पड़ा था। विक्रम तुरंत एसआई को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होता है। अब अगर वो जल्दी पहुंचना है, समय से पहुंचना है, तो उसी शॉर्टकट से जाना होगा। जहां उसका दोस्त मना भी करता है उधर से मत जाओ, लेकिन विक्रम साहस करके सीधे रास्ते से जाता है, उसे कुछ नहीं होता है और वो समय से अस्पताल पहुंच जाता है। एसआई की जान बच जाती है। ये हॉस्पिटल पेड्डी रेड्डी का ही है, जहाँ रात में डिटेक्टिव प्रकाश पेड्डी से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं, गांव वाले कहते हैं कि आपके और अरुण के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पेड्डी रेड्डी कहता है हमारे और उसके बीच काम के तरीकों को लेकर मतभेद था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। प्रकाश आगे पूछते हैं, आप तो जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर आपको पता ही होगा कि भरत और अरुण का मर्डर किसने किया है। अरे भाई, गांव वाले कह तो रहे भूत ने किया है, और क्या। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे सामने कोई हीरो बने ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद प्रकाश वहाँ से निकलते हैं। पीछे से पेड्डी रेड्डी का आदमी दास भी जाता है। विक्रम ये सब देख रहा था। विक्रम को कुछ शक होता है, वह भी उनके पीछे निकल पड़ता है और आगे जाने के बाद भुतिया हॉस्पिटल के सामने चीखने की आवाज़ आती है। जब तक विक्रम वहाँ पहुँचता है तब तक प्रकाश की मौत हो चुकी होती है। दास भी कहीं नजर नहीं आता है। फिर विक्रम को पायल बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। काली रात में आम इंसान होता तो लुंगी गीली और पैंट ढीली हो जाती, लेकिन विक्रम साहस कर आवाज़ की दिशा में देखता है तो लाल साड़ी में एक औरत नजर आती है। इसी के बाद सीन आगे बढ़ता है। आगे विक्रम इन मौतों के रहस्य के पीछे पड़ जाता है। उसके अंदर का डिटेक्टिव अब जाग जाता है, उसे सोने नहीं देता है। वह एसआई से भुतिया अस्पताल के बारे में पूछता है और वो कहता है कि इस अस्पताल का नाम आपकी बेटी अन्नू के नाम पर क्यों रखा गया है। आखिर उस अस्पताल में ऐसा क्या हुआ था कि लोग उसे भुतिया अस्पताल कहते हैं। फिर एसआई बताता है कि इस अस्पताल को शिवा सुब्रमण्यम ने प्रारंभ किया था। वह यहीं पले बड़े हुए थे, फिर शहर में शिफ्ट हो गए थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अन्नू, जिसको उन्होंने डॉक्टर बनाया, और उसकी मदद से ही सुब्रमण्यम ने गांव वालों की मदद के लिए ये अस्पताल खोला था। गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन गांव वालों की खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिकी। लगता है उनको कोई काली नज़र लग गई थी। एक दिन शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में आग लग जाती है, जिसमें डॉक्टर अन्नू और सुब्रमण्यम जी की जलकर मौत हो जाती है। विक्रम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, वो समझता है इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है। अब विक्रम पुलिस स्टेशन जाता है। जब एसआई पेड्डी रेड्डी से बात कर रहा होता है तब विक्रम अरुण और प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीरें खींच लेता है। बाद में एसआई विक्रम को सावधान करता है, कहता है तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो, बेमतलब इसमें टांग मत अड़ाओ। लेकिन विक्रम कहाँ पीछे हटने वाला था। वह सबसे पहले
अरुण के दोस्त सागर से मिलता है। सागर बताता है कि पेड्डी रेड्डी और अरुण में जमीन को लेकर भी विवाद था। जहां पेड्डी रेड्डी गांव वालों का खून चूसता है, वहीं अरुण लोगों की भलाई चाहता था। सागर बताता है कि अरुण बहुत अच्छा आदमी था। वो रोने लगता है। विक्रम फिर अस्पताल के बारे में पूछता है तो सागर बस इतना कहता है कि डॉक्टर अन्नू इंसान नहीं थी, देवी थी, देवी। जान बचाने वाला अस्पताल आज जाने ले रहा है। इसके बाद विक्रम पेड्डीन के पास जाता है और उससे कुछ जानकारी तो नहीं मिलती, बल्कि उल्टा धमकी ही मिलती है। इसके बाद विक्रम अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय शिवा के पास जाता है। शिवा द्वारा पता चलता है कि डॉक्टर अन्नू सबसे हंसकर बातें करती थीं, बड़ी केयरिंग थीं, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। शिवा एक और बात बताता है कि वो अक्सर किसी से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें किया करती थीं और हंस हंस के बातें करती थीं। और एक लड़की के बारे में भी बताता है कि वो अपने कमरे में एक लड़की से भी बातें किया करती थीं। फिर आगे विक्रम रात में प्रकाश के कमरे में जाता है, जहाँ वो रह रहे थे इस समय, जहाँ उसे अपनी और अन्नू की भी फ़ोटो मिलती है। साथ में एक और तस्वीर मिलती है और इसी समय चेहरा ढके एक शख्स विक्रम से टकराता है और वो फिर भागता है। विक्रम पीछा कर उसे पकड़ लेता है और उसे पीटता है, उसका नकाब हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि पेड्डी रेड्डी का आदमी दास होता है। दास को धमकाता है। तब दास बताता है कि पेड्डी रेड्डी के कहने पर ही हमने अस्पताल में आग लगाई थी। उसके पहले सर ने समझाया भी था। तब एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। दरअसल डॉक्टर अन्नू अस्पताल खुलने से पेड्डी रेड्डी का अस्पताल बैठ गया था, इसलिए उसने शिवा सुब्रमण्यम को वापस जाने के लिए कहा था। कह रहा था कि बोरिया बिस्तरा बांध लो, यहाँ से निकल लो। लेकिन शिवा सुब्रमण्यम जाने से इनकार करते हैं तो उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और धमकी देकर चला जाता है और रात में अस्पताल में आग लगवा देता है, जिसमें डॉक्टर अन्नू एवं उसके पिता की मौत हो जाती है। इसके साथ ही दास कहता है, लेकिन हम लोगों ने और किसी का मर्डर नहीं किया है। विक्रम को दास की बात पर विश्वास नहीं होता है। उसे यही लगता है कि पेड्डी रेड्डी ने ही बाकी लोगों का भी मर्डर किया है। फिर विक्रम एसआई के पास जाता है और दास की बताई हुई बात को बताता है। एसआई पेंडियन और दास को पकड़ने के लिए बजाय विक्रम को सुबह गांव छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम आज रात के 10 घंटे जो बचे थे उसी में केस सॉल्व करना चाहता है और वह रात में ही उस भूतिया अस्पताल में भी जाता है, जहां वह धोखे से एक बेसमेंट में गिर जाता है। फिर अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। उसे कमरे में डॉक्टर अन्नू मिलती है, जिसे वो एसआई को दिखाता है और बताता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर अगली सुबह एसआई भौचक्का रह जाता है अन्नू को देखकर। अब वह विक्रम के साथ पेड्डी रेड्डियन को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस से पेड्डी रेड्डी की भी डेड बॉडी आती है। ये देख एसआई और विक्रम दोनों भौचक्के रह जाते हैं। आखिर अब इसे किसने मारा? जो केस सुलझता हुआ नजर आ रहा था वो अब और उलझ जाता है। अब विक्रम का दिमाग एकदम चकरा जाता है। वो सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? अगर पेड्डी रेड्डी ही विलन था तो फिर इसको कौन मार सकता है? वह शुरुआत से केस पर नज़र डालता है। हर एक घटना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब पर बड़ी गहराई से सोचता है। तभी वार्ड बॉय की एक बात नज़र आती है कि डॉक्टर अन्नू अपने कमरे में किसी लड़की से हंस हंस कर बातें किया करती थी। शायद वो ऐसी कोई लड़की है जो इस केस से जुड़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर अन्नू के करीबी एक ही लड़की थी। वो थी नर्स मैरी, जिसकी डेड बॉडी को अन्नू की बॉडी समझी गई थी और लोग यही समझ रहे थे कि मैरी कहीं भाग गई है, जबकि मैरी मर गई थी और डॉक्टर अन्नू तो तहखाने में कैद थी। अब विक्रम का दिमाग चकरा जाता है और वो उस लड़की पर ही शक करता है कि ये जो लड़की है इसी ने अन्नू को कैद किया था, इसी इन हत्याओं के पीछे है। लेकिन वो लड़की है कहाँ, कौन है, कैसे पता चलेगा? फिर क्योंकि मैरी की माँ ने भी बताया था कि मैरी पहले कभी कभी फ़ोन किया करती थी, लेकिन अब फ़ोन नहीं उसका आता है, तो विक्रम का शक यकीन में बदल गया कि मैरी तो मर गई है। फिर ये दूसरी लड़की ही वो हो सकती है जो इस मर्डर के पीछे है। अब यह एक पहेली बन गई थी। किसी को भी इस दूसरी लड़की के बारे में पता नहीं था। विक्रम को एक लड़की की तस्वीर याद आती है, जो तस्वीर प्रकाश जाधव के पास मिली थी। फिर विक्रम उस तस्वीर को लेकर गांव के नाटक मंडली के हेड के पास जाता है और उसे उस तस्वीर को दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब दोस्तों यह बात पता चलती है कि ये फ़ोटो और किसी की नहीं बल्कि अरुण के बचपन की दोस्त सागर की ही है, जो बचपन से ही नाटक में महिला का किरदार निभाता चला आ रहा है। अब विक्रम को सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो सागर के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। सागर से विक्रम कुछ पूछता
उससे पहले ही सागर उस पर हमला कर देता है और वो अपना फ्लैशबैक बताने लगता है, जिसमें दोस्तों हमें पता चलता है कि सागर बचपन में राधा का किरदार निभाता था। फिर आगे उसने सत्यभामा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उस प्रकार उसके किरदार बदलते गए, लेकिन हर किरदार महिला के ही होते थे और उसका नाटकों में काम करना मजबूरी थी क्योंकि उसको रोजी रोटी भी चलानी थी। लेकिन उसके साथ ही गाँव वाले लोग बाकी सब उसे बहुत चिढ़ाते थे, यहाँ तक कोई अपनी लड़की भी नहीं देना चाहता था और ना ही कोई लड़की उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि वो महिला का किरदार निभाता था। अब केवल डॉक्टर अन्नू ने उसे समझा था, उसकी कला को समझा था, उसकी कला का सम्मान किया था, उससे काफ़ी घुल मिल गई थी, उससे हंस हंस कर बातें करती थी। यही सागर था जो अन्नू के सामने लड़की की एक्टिंग करता था, उसे खुश करता था, वो कमरे में काफ़ी देर तक उससे बातें किया करती थी। ये सब सागर को बहुत अच्छा लगा। जिस प्यार का वो बरसों से भूखा था उसे डॉक्टर अन्नू से वो प्यार मिल रहा था। डॉक्टर अन्नू उसके कला की कदर भी करती थी, वह अन्नू से प्रेम करने लगता है। फिर एक दिन जब डॉक्टर अन्नू काफ़ी अपसेट होती हैं क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, तो ये सागर आता है, कहता है क्या हुआ मैडम, आज आप बहुत परेशान हैं, मैं आपके दिल को अभी खुश कर देता हूँ। और वो उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्नू बताती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। तब सागर कहता है आपको बॉयफ्रेंड की क्या ज़रूरत, मैडम मैं तो हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैडम उसके बात पर भड़क जाती हैं, बोलती हैं हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, तुमने अपने आप को देखा है। तभी अन्नू के फादर भी बीच में आ जाते हैं, वो भी उसे डांटते हैं तो वो उन्हें धक्का दे देता है, वो गिर जाते हैं। तब मैरी बीच में आती है, वो मैरी को भी मार देता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं अस्पताल में आग लगाने, और देखते देखते वो लोग अस्पताल में आग लगा देते हैं। पूरा अस्पताल धू धू के जलने लगता है, इसमें अन्नू के फादर भी जलने लगते हैं। ये देखकर अन्नू अपना आपा खो देती है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। फिर क्या, ये सागर क्या करता है, उसको उठा के तहखाने में छुपा देता है। फिर मैरी की साड़ी पहनकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे भागते हुए लोगों ने भी देखा, इसलिए लोग कह रहे थे कि मैरी कहीं भाग गई है। जबकि अस्पताल से भागा कौन था, ये सागर मैरी की साड़ी पहन के भागा था और अन्नू को बेसमेंट में तो बंद कर देता है जिससे वो सुरक्षित बच जाए। इस प्रकार अस्पताल में मैरी और डॉक्टर अन्नू के पिता शिवा सुब्रमण्यम की जलकर मौत हुई थी। अब पोस्टमार्टम एसआई ने करवाया नहीं था, इसलिए कंफर्म नहीं हो पाया था कि वो लड़की कौन थी, इसलिए सभी लोग समझ रहे थे डॉक्टर अन्नू ही थी। फिर आगे वो बताता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है, बताओ मेरी अन्नू कहाँ है। फिर विक्रम पूछता है चलो ठीक है, फिर तुमने भरत को क्यों मारा। तो वो बताता है भरत मेरी अन्नू के पास आ रहा था इसलिए मैंने उसे मार डाला। फिर पूछता है फिर तुमने अपने दोस्त अरुण को क्यों मारा, वो तुम्हारे बचपन का दोस्त था। तो फिर वो सागर कहता है कि उसे पूरी हकीकत मालूम हो गई थी इसलिए मैंने भी उसे रास्ते से हटा दिया। फिर विक्रम पूछता है फिर तुमने प्रकाश जाधव को क्यों मारा। तो सागर कहता है कि वो हमारे बचपन में घुस रहा था इसलिए उसे भी मार डाला। मैं तुम्हें ही मारना चाहता था क्योंकि तुम भी बहुत उड़ रहे थे, लेकिन तुम एक आशिक थे, अन्नू नाम की लड़की से प्यार करते थे, इसीलिए मैंने तुमको छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे मेरी अन्नू को जुदा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बताओ मेरी अन्नू कहाँ है। और वो विक्रम पे टूट पड़ता है। एक अच्छी फाइट दोस्तों देखने को मिलती है। इसी फाइट में जिस गदे से उसने भरत, अरुण, प्रकाश जाधव की हत्या की थी, उसी गदे से इसकी भी हत्या हो जाती है, इसकी भी मौत हो जाती है, इसकी भी सांसें थम जाती हैं। वो गदा ऊपर उछलता है और इसके सीने में इतनी तेजी से गिरता है कि ये मर जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी की पूरी कहानी, जिसका क्लाइमेक्स पूरी तरह घुमा देता है, जिसे किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें।